चलिए अपन जो है साइंस से स्टार्ट करते हैं। अभी अपन जितने भी एग्ज़ाम देखते हैं तो सबसे बड़ा रोल जो है साइंस का है। ठीक है, चाहे आप उसमें व्यापम का एग्ज़ाम दीजिए या रेलवे का दीजिए, एसएससी का दीजिए। ठीक है, एसएससी कंपैरेटिवली कम पूछता है, लेकिन व्यापम में कोई भी जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो पर्टिकुलर साइंस अलग से लिखा रहता है। ठीक है, जीके अलग लिखा रहता है और जनरल साइंस सामान्य विज्ञान अलग लिखा रहता है। ठीक है, बाकी दूसरे एग्जाम में जीके के अंतर्गत ही साइंस पूछी जाती है। तो कंपैरेटिवली अगर अपन देखें तो व्यापम के एग्जाम में जो साइंस आती है वो थोड़ी सी, ठीक है, डीप में पूछी जाती है। ठीक है, बाकी रेलवे जो पूछता है तो न्यूमेरिकल भी पूछता है। ठीक, और अगर अपन देखें तो जनरल साइंस के 3 पार्ट हैं। ठीक है, एक तो आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायोलॉजी पढ़ना है, और तीनों से ही आपके बराबर क्वेश्चन आते हैं। लास्ट अगर 2 ईयर देखें अपन तो व्यापम ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछता है, और कंपैरेटिवली जिसने नहीं पढ़ी है बायोलॉजी उसके लिए थोड़ी सी कठिन भी होती है, क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी टफ होती है। ठीक है, बाकी आप ये मान के चलिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है अपने सिलेबस में, अपने सिलेबस में जनरल साइंस है। ठीक है, तो नाम से मत डरिएगा कि फिजिक्स आ रही है और केमिस्ट्री आ रही है। अपन से बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है, और वो पूछी जाती है जो दैनिक है, डेली रूटीन वाली चीज़ें ही आपको इसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको एंजॉय करके पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके डेली जो फिजिक्स है जनरली है कुछ नहीं, जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी है 11th-12th में वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, जबकि 11th-12th जो पढ़ते हैं एक्चुअली में वो इतना डीप में पढ़ लेते हैं तो उनको डेरिवेशन सारी याद रहती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो उसको थोड़ा पकड़ नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो अपन को जो साइंस पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जनरली अपना जो क्वेश्चन बनता है वो डेली के जो आपके आसपास जो होने वाली चीज़ें हैं उन्हीं से बनता है। केवल टर्मिनोलॉजी अपन को सीखना है कि किस चीज़ को क्या करते हैं, बाकी साइंस में मोस्टली वही चीज़ें हैं जो अपन डेली अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, तो अपन अभी फिलहाल फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मज़ा साइंस में आपको फिजिक्स में आएगा, और इसको आप, ठीक है, फिजिक्स ना समझ के जनरल साइंस के रूप में पढ़िएगा। एक एक टॉपिक अपन इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, पहले अपन टॉपिक सारे क्लियर करेंगे, उसके बाद अपन इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे जो आपके रेलवे में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स देखिए लगभग 8 या 10 टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। सारे ही सिंपल से हैं, केवल कॉन्सेप्ट समझना है अपन को। तो पहला जो आज अपन टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है मेजरमेंट। ठीक है, मापन। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक दिन पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया करूँगा, और इसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, तो आपको लिखना नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, केवल आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, अगले दिन नोट्स पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 3-4 टॉपिक हो जाएंगे, ठीक, तो उसके तुरंत बाद जो है अपन ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहीं पर लगाया करेंगे, और फिर मैं आपसे एक एक व्यक्ति से पूछूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब रोज का रोज करते चलिएगा। ठीक है, ताकि आपको इकट्ठा बर्डन ना पड़े। ठीक है, तो पहला जो आपका टॉपिक अपन ले रहे हैं उसका नाम है मेजरमेंट। ठीक है, मापन। ठीक है, फिजिक्स का पहला टॉपिक है मेजरमेंट एंड यूनिट। आइए, ठीक, अब देखिए मेजरमेंट से मतलब अपन क्या समझते हैं कि किसी भी चीज को मापना। ठीक है, किसी भी चीज को मापने को ही अपन मेजरमेंट कहते हैं, मापन कहते हैं। और फिजिक्स में मापन का, मेजरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी अपन कोई भी यूनिट पढ़ेंगे कोई भी, तो उस कंडीशन में अपन को उसका मापक, उसका यूनिट याद रखना होगा। ठीक है, तो सारा अपन कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले देखिए मापन के लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान के चलिए कि आप बाजार गए और बाजार में आपसे कहा गया कि आप शक्कर लेके आइए। ठीक है, तो शक्कर लेके आइए के लिए आपके पास, जब आप दुकानदार से मांगेंगे तो उससे 2 चीजें कहेंगे। क्या क्या कहेंगे, एक तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू कहेंगे उससे कि 1 या 2 या 3। ठीक है, और दूसरी क्या कहेंगे, उसकी यूनिट, है ना। केवल 1 कहने से या 2 कहने से तो काम चलेगा नहीं। ठीक, आपको क्या कहना होगा कि या तो 2 ग्राम दे दीजिए, ठीक है, या 2 किलो दे दीजिए, या फिर 2 क्विंटल दे दीजिए। ठीक है, तो एक तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और एक उसकी यूनिट चाहिए। मतलब किसी भी फिजिक्स में, भौतिक राशि में अगर आपको मेजरमेंट करना है तो आपको 2 चीजों की जरूरत है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जब स्टार्टिंग हुई मापन की, तो जैसे मान के चलिए एक बड़ा टैंक है और ये कहा गया कि इसको आपको फिल करना है।
ठीक है, कि आप इसको कैसे पूरा भरेंगे। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि एक जो बाल्टी है, ठीक है, इस बाल्टी से अपन ने कहा गया कि 10 बाल्टी पानी भरने से पूरी टंकी भरा जाएगी। ठीक है, तो क्या हर 10 बाल्टी से ये टंकी भरा जाएगी? ठीक है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि बाल्टी की मेजरमेंट भी अलग अलग होती है। तो आवश्यकता इस चीज की पड़ी कि कुछ ऐसी इकाई हो जो फिक्स हो। मापन के लिए सबसे पहले देखिए तुलना करना जरूरी है। जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे एक से दूसरे में, तब तक मापन संभव नहीं है ना। जैसे आप तराजू भी देखते होंगे, तो तराजू में भी क्या होता है कि एक तरफ बाट होता है और एक तरफ जिसको आप माप रहे हैं वो होता है। तो एक्चुअली में अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे इसमें जो शक्कर है उसका मापन, उसकी तुलना, उसका कंपेरिजन किससे कर रहे हैं? किलो से। ठीक है, किलो वाले वाट से अपन उसका कंपेयर कर रहे हैं। इसको अपन ने स्टैंडर्ड बना लिया है, बाकी चीज वही है। अब जे वाली समस्या खत्म करने के लिए क्या किया गया कि कुछ यूनिट बना ली गई। ठीक है, अब यूनिट जब बनाई गई शुरू में, तो अगर अपन इंटरनेशनल की बात करते हैं तो 3 तरह की यूनिट बनाई गई। सबसे पहली आई FPS। ठीक है, जो ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है, FPS ब्रिटिश पद्धति है, जिसमें हमेशा बात किसकी होगी? एक तो लेंथ की बात होगी, ठीक है, लंबाई, एक आपका हो गया मास मतलब द्रव्यमान, और एक हो गया टाइम। ठीक है, स्टार्टिंग में केवल इन तीनों की बात होती थी, क्योंकि 3 ही राशियां थी अपने पास, केवल 3 यूनिट्स थी। कौन कौन सी थी? तो एक तो लेंथ थी अपने पास, एक मास था, द्रव्यमान था, और एक तीसरी चीज थी टाइम। केवल इन तीनों की बात होती थी। तो ब्रिटिश जो पद्धति थी वो कहती थी कि अपन लेंथ को काय में मापेंगे? फुट में। लेंथ काय में मापेंगे? फुट में। मास को काय में मापेंगे? द्रव्यमान को पाउंड में। और टाइम को किस में मापेंगे? सेकंड में। तो FPS का फुल फॉर्म क्या हो गया? फुट, पाउंड और सेकंड। ये कौन सी पद्धति है? ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है, आगे जाके जो है एक CGS आई, जो आपकी फ्रांसीसी पद्धति है। ठीक है, C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम, और S का मतलब है सेकंड। ठीक है, इन तीनों को इससे मापा। और एक हो गया आपका MKS, जिसमें क्या हुआ कि लेंथ को मीटर में मापा गया, मास को किलोग्राम में मापा गया, और टाइम को सेकंड में मापा गया। ये 3 पद्धतियां प्रचलित थी। अब इसमें समस्या ये जाती थी कि मान के चलिए ब्रिटिशर्स को जो है कोई सामान फ्रांस भेजना है। ठीक है, तो वो काय में भेजेगा? अगर मान के चलिए कि उसने कोई प्लेन भेजा उसके लिए, ठीक है, तो वो काय में भेजेगा? पाउंड में। जबकि जब फ्रांसीसी जब खरीदेंगे तो वो काय में आएगा? ग्राम में। ठीक है, तो जहां पर ये समस्या आने लगी कि वो पाउंड में भेज रहे हैं और यहाँ पर ग्राम में जो है वो लोग मेजर कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया गया? 1960 में फ्रांस में एक बैठक हुई, और उसमें जो है उन्होंने ये कहा गया कि एक अपन ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो पूरे इंटरनेशनल में मान्य हो। ठीक है, अब वो घर में जरूर यूज करते रहे, लेकिन जब भी वो इंटरनेशनल कोई बात करेंगे तो फिर वो उसी पद्धति का यूज करेंगे, और उसका नाम दिया गया SI। ठीक है, SI सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, और जनरली था कुछ नहीं, ये जो MKS है इसी को स्टैंडर्ड मान लिया गया। ठीक है, कि जो भी मापन होगा वो किस में होगा? MKS में होगा। मतलब लेंथ को अपन मीटर में मापेंगे, मास को, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे, और समय, टाइम को अपन सेकंड में मापेंगे। ठीक है, अब देखिए तब 3 ही राशि थी तो 3 की जरूरत पड़ी, लेकिन उस समय ये बात हुई कि अपन को और भी कुछ राशियों की जरूरत पड़ेगी, यूनिट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उनको क्या कहा गया कि फंडामेंटल यूनिट है भी। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, मूल जो इकाई है वो आपकी कितनी होती है? तो 7। ये भी आपको याद रखना है कि 7 मूल इकाइयां होती हैं। ठीक है, तो 7 कौन कौन सी हैं? तो 3 तो यही हो गई आपकी, लेंथ हो गई, ठीक है, मास हो गया, और टाइम हो गया। 3 तो आपकी जो फंडामेंटल पहले से ही थी। 4 पर उन्होंने और बात कर ली। ठीक है, जिसमें आपका क्या आ गया? करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको काय में कहा गया? तो एम्पियर में कहा गया। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, मतलब ज्योति तीव्रता, तो उसके लिए मापक बना लिया गया कैंडेला। ठीक है, फिर आया टेम्परेचर, तो उसको बना लिया गया केल्विन। ठीक है, और एक आपका आ गया पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंसेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस, तो उसकी बना ली गई मोल। ठीक है, तो ये आपकी 7 जो इकाइयां होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, मूल इकाइयां हैं, मतलब जितनी भी राशियां बनेंगी वो उन 7 से ही मिलके बनेंगी। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट कितनी हो गई आपकी? 7। ठीक है, फंडामेंटल से मतलब यह है कि ऐसी यूनिट जिसको बनाने में किसी अदर यूनिट की जरूरत ना पड़े। ठीक है, वो आपकी फंडामेंटल है। जैसे लेंथ है तो केवल M मीटर से काम चल रहा है,
ठीक है, मास है तो केवल किलोग्राम से काम चल रहा है, टाइम है तो केवल आपका सेकंड से काम चल रहा है। तो इनको अपन क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट, जो कि 7 होती है। ठीक है, बाकी सबकी अपन करते चलेंगे, जैसे जैसे अपन पढ़ते चलेंगे करते चलेंगे। दूसरी होती है आपकी डिराइव्ड। डिराइव्ड हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, व्युत्पन्न राशि या डिराइव्ड यूनिट से मतलब यह है कि जो फंडामेंटल यूनिट से बने, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट से जो बने उसी को अपन डिराइव्ड कहते हैं। जैसे अगर अपन बात करें स्पीड की, ठीक है, चाल, ठीक है, तो चाल का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जितनी भी यूनिट आप बनाएंगे, आप इन 7 से उनका काम हो जाएगा, आपको और कोई यूनिट पढ़ने की जरूरत ही नहीं, केवल इन 7 से अपन सारी बना देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये 7 याद हो गई तो ऑटोमेटिक आप सारी डिराइव्ड वाली अपने आप बन जाएंगी। जैसे अपन ने स्पीड लिखा तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस को काय में मापते हैं अपन, मीटर में, और टाइम को काय में मापते हैं, सेकंड में। तो आपके पास स्पीड की जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। या फोर्स की बात करते हैं, एम इंटू ए, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वहां से अपन जो है किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, जो अपन ने किसकी बना दी, फोर्स की, बल की बना दी। ठीक, तो जितनी भी इसके बाद 7 के अलावा जिसमें 2 यूनिट का यूज होता है उसको अपन क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां या डिराइव यूनिट्स। ठीक, तो ये वाली जब अपन बनाते चलेंगे वहां पर अपन आसानी से इसको लर्न कर लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं। ठीक, अब अगली बात ये हुई सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट से मतलब यह है कि कुछ छूट गई यहाँ पे। ठीक है, 7 बनाए, लेकिन आगे जाके जब पता चला कि अपन को कुछ चीजों की और जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो उनको क्या कहा गया कि वो सप्लीमेंट्री यूनिट है, मतलब पूरक राशियां हैं। ठीक, तो वो केवल 2 हैं। कौन कौन सी हैं, तो एक स्टेरेडियन है, रेडियन है, और एक स्टेरेडियन है। ठीक है, रेडियन और ठीक है, समतल कोण और घन कोण। ठीक है, तल कोण या घन कोण। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, बाकी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे होता क्या है ये। ठीक, अब देखिए रेडियन का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए, ठीक है, जहां पर थे आप, ठीक है, और कुछ समय बाद आप जहां पर आ गए। ठीक है, तो आपने जहां पर कितना एंगल चला, थीटा। ठीक है, थीटा एंगल जो बना उसी को अपन किससे आइडेंटिफाई करते हैं, तो रेडियन से। और स्टेरेडियन क्या होना चाहिए, अब जो तल नहीं होगा, ये क्या होगा, एक आपका जैसे क्यूब है, स्फेयर है, उसमें जो एंगल बनता है किसी एरिया का रेडियस से, जो एंगल बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे, स्टेरेडियन। ठीक, तो ये अपना टॉपिक है, वहां पर इसको अपन कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी 7 फंडामेंटल हो गई, कुछ डिराइव्ड हो गई, और 2 आपकी पूरक राशियां हो गई। ठीक है, अब इसमें और भी चीजें देखें। जैसे कई मान के चलिए कि आपको बहुत ज्यादा लंबाई डिस्टेंस मापना है, जैसे आपको पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी मापना है। ठीक है, तो अगर मीटर में मापेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए भी कुछ यूनिट बना ली गई। ठीक है, तो सबसे पहली जो यूनिट है वो है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं हिंदी में खगोलीय दूरी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय दूरी। ठीक है, तो खगोलीय दूरी क्या होती है कि पृथ्वी से, अर्थ से सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय दूरी। ठीक है, तो ये दूरी भी आपको याद रखना है, ये होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय दूरी इक्वल टू होता है 1.496, या फिर आप इसको 15 इंटू 10⁻11 भी याद कर सकते हैं ना, अप्रॉक्स है। ठीक है, 1.5 भी आप इसको लिख सकते हैं। दूसरी बात हुई लाइट ईयर। ठीक है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो वर्ष जरूर आपको दिख रहा है, लेकिन ये समय की इकाई नहीं है। ठीक है, जनरली अपन को लगता है कि प्रकाश वर्ष है मतलब समय की इकाई है, जबकि प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जो है वो टाइम की यूनिट नहीं है, किसकी है, डिस्टेंस की है। ठीक है, तो जहां पर इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए कि लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में जो लाइट जो है वो निर्वात में, वैक्यूम में कितनी उसने डिस्टेंस कवर की है, उसी को अपन लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, 9.46 इंटू 10⁻⁴
15 मीटर। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। या आप सीधा 10 टू द पावर 16 मीटर भी आप अप्रोक्स याद रख सकते हैं, 10 टू द पावर 16 मीटर। ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ये आपका 1। ठीक है, और एक और मिलेगा आपको पारसेक। ठीक है, तो पारसेक क्या होता है कि कोई भी स्टार है उसके द्वारा जो आपने उसकी रेडियस पर, सन की रेडियस पर जो चाप खींचा है, आर खींचा है, उसकी जो डिस्टेंस होती है उसी को ही अपन पारसेक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपकी जो तीन जो है छोटी छोटी यूनिट हो गई। ठीक, पारसेक कितना होता है, हाँ 3.26 लाइट ईयर। ठीक, अब कई बार ये पूछा जाता है कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो पारसेक जो है ये आपकी लार्जेस्ट यूनिट है इन सब में। ठीक है, दूरी मापने की लार्जेस्ट जो इकाई है वो पारसेक है। ठीक है, अब इसमें देखें कि दो चीजें आपको और मिलेंगी कि जब भी अपन मापन की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, वेक्टर और स्केल, सदिश और अदिश। ठीक है, तो देखें जब भी अपन ये पढ़ा है कि जब भी अपन मेजरमेंट करते हैं तो अपने पास दो चीजें आती हैं। एक तो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको अपन कहते हैं परिमाण। ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, परिमाण या मैग्नीट्यूड। और दूसरी एक और चीज हो सकती है वो है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन मतलब कि अगर आप किसी चीज की दिशा को बताते हैं तो वो आपकी डायरेक्शन भी है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि जहां से आपने चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ठीक है, आप यहां गए 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर आप यहां पर आ गए 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर आप यहां आ गए 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर आप यहां आ गए 9 किलोमीटर। ठीक, अब आपसे ये कहा जाए कि आपने कुल कितनी दूरी तय की, डिस्टेंस आपने कितना कवर किया। ठीक है, तो डिस्टेंस आपने क्या कवर किया, 5, 3, 8 और 4। ठीक है, 8 और 4 12, और ये मान के चलिए 2 था, 14 और 9 कितना कवर किया आपने, 23 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, इसमें देखिए कि क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू तो है, मतलब परिमाण है, मैग्नीट्यूड इसमें है। ठीक है, लेकिन जब आप चल रहे हैं तो इसकी कोई डायरेक्शन तो है नहीं। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप मान के चले कि लोहांगी से जहां पर आ रहे हैं तो आप कहां से आएंगे, आप जाएंगे घूमते हुए खरीफ फाटक वाले ब्रिज पे चढ़ेंगे, फिर पीतल मील, फिर अहमदपुर चौराहा, फिर दुर्गानगर चौराहा। ठीक है, और घूमते घामते मन हुआ तो राजीव नगर चौराहे से आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने ये तो कह दिया कि मैं 10 किलोमीटर चला, लेकिन क्या लोहांगी से दुर्गानगर इस जगह की बीच की दूरी क्या 10 किलोमीटर है, नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सीधे जो है रेलवे स्टेशन क्रॉस करके इधर आना होगा। ठीक है, लेकिन जब आप रेलवे स्टेशन क्रॉस करके आएंगे तो वो क्या होगी, उसमें एक डायरेक्शन भी होगी, है ना, और वो फिक्स हो गया कि आपको ऐसे ही आना है। ठीक है, जैसे इसमें कहा जाए कि जहां से जहां के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए, तो न्यूनतम दूरी आपकी कौन सी वाली होगी, जे वाली। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस यही है। ठीक है, तो कितना हो रहा है 3J और 2J, तो कितना हो रहा है 5 किलोमीटर। लेकिन जब आप कहेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 5 है, तो तभी बता पाएंगे जब आप इसमें कहेंगे कि डायरेक्शन यही होनी चाहिए, है ना। अगर डायरेक्शन और कहीं हो गई तो उसकी आपकी दूरी 5 किलोमीटर नहीं रहेगी, तो इसको अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन। ठीक है, मतलब विस्थापन 5 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितनी है 23, लेकिन जब वो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उस कंडीशन में परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसी राशि को अपन क्या कहते हैं, अदिश राशि या स्केलर यूनिट। और जब आप कहें कि उसमें डायरेक्शन भी है, परिमाण तो पहले से ही है 5 किलोमीटर, और साथ साथ में उसमें डायरेक्शन भी है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, वेक्टर यूनिट या सदिश राशि। ठीक है, तो जब भी अपन कोई यूनिट पढ़ा करेंगे तो उसमें एक चीज तो उसकी इकाई तो याद करनी ही पड़ेगी आपको, साथ में आपको ये भी देखना होगा कि वो जो आपने पढ़ा है वो सदिश है
या अदिश है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, जैसे अदिश में आपकी दिशा आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी, इसके बाद स्पीड आ जाएगी, ठीक है, करंट आ जाएगा, इधर पर क्या आ जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वेग वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस तरह से अपन इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो छोटा सा यूनिट है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, या तो आपसे सदिश सदिश पूछेगा या फिर किसी की यूनिट पूछेगा। ठीक है, तो इसमें आज अपन इतना ही करते हैं, कल अपन इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जिसका नाम है मोशन, गति। ठीक है, और वो बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 3y की पावर 4 माइनस वाई की पावर 3, यही वाला ना। इसका आंसर आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 3, ठीक है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपको फैक्टर बनाना है। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आया 25x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 60। ठीक है, अभी आपको वैल्यू फाइंड नहीं करना है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड नहीं करना है, केवल क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, आगे जब अपन इसी तरह के क्वेश्चन बैंक में आते हैं जिसमें वो x की वैल्यू पूछता है, ठीक है, तो वो अपन बाद में करेंगे, अभी अपन केवल फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ करना कैसे है, फिर आप उसको एक एक लाइन में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जनरली जहां पे तो अपन कर ही रहे हैं, जब मैथ्स करेंगे अपन क्वांटिटेटिव, तो वहां पर भी कई बार जो है आपकी क्वाड्रेटिक बन जाया करेगी, तो वहां भी अपन डायरेक्ट ही करेंगे, डायरेक्ट आंसर लाएंगे। ठीक, तो इसको आप सीख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि अपन कोशिश करेंगे कि ये किसी प्रकार से कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जे बी स्क्वायर है किसी न किसी नंबर का, और जे बी किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5x का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4 का स्क्वायर। ठीक है, और 2 5x इंटू 4, जी अपन ने 40 को तोड़ लिया। ठीक है, 40 को तोड़ के अपन ने ऐसा लिख लिया, और ऐसा करने से देखिए आपका फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, काय का फार्मूला है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो गया, 5x प्लस 4 का, तो ये आपके फैक्टर बन गए 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक है, अब इस बार देखें कि आपको जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं दिख रहा है। ठीक, तो इस तरह के जो आपके एक्सप्रेशन होंगे इनको अपन कहते हैं वर्ग समीकरण, द्विघाती समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखें। ठीक है, अभी मैं डिटेल में बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट में करना है आपको। कि आपको क्या करना है कि इस बीच वाले को, इस 8x को ऐसे तोड़ना है, ठीक, कि प्रोडक्शन करने पे क्या जाए, 15 आ जाए। 8 को ऐसे आप तोड़ें कि प्रोडक्शन करने पे 15 आ जाए। ठीक है, तो आप क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है, 5 और 3, 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 आएगा, और 5 3 जब 15 होते हैं। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। यहां से आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, x, तो जहां से आपके पास बच गया x प्लस 5
यहाँ से क्या कॉमन आ गया 3, तो आपके पास क्या बच गया x प्लस 5। x प्लस 5 आपको पूरे में दिख रहा है, तो जो हो गया x प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बच गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12। ठीक, तो कॉन्सेप्ट फिर वही है कि आपको इसको तोड़ना है, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इसको ऐसा तोड़िएगा कि प्रोडक्शन करने पर कितना है, इन दोनों का कोफिशिएंट, मतलब इनका गुणांक देखना है आपको। तो 12 7 जो कितने होते हैं 84, ठीक है। पिछली बार केवल यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब इस बार इस एक्स स्क्वायर के आगे 7 भी है, मतलब आप इस 25 को ऐसे तोड़ें कि प्रोडक्शन करने पे 12 7 या कितने आ जाए 84 आ जाए। तो क्या क्या ले सकते हैं 21 और 4, ठीक है। 21 4 जा 84, ठीक है। तो इसको क्या लिख दीजिए आप, एक्स 7x स्क्वायर माइनस का है तो 21 को भी आप माइनस का लीजिए और 4 को भी माइनस का लीजिए। यहां से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो 7x, तो यहां से आपके पास क्या बचेगा x माइनस 3, और यहां से कॉमन क्या दिख रहा है आपको माइनस का 4, तो यहां से कॉमन क्या मिलेगा आपको x माइनस 3। x माइनस 3 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा 7x माइनस। ठीक है, अब देखिए एक शॉर्ट में, देखिए कि शॉर्ट में कैसा करना है, इतना बड़ा तो नहीं करेंगे अपन, एक एक लाइन में आंसर लाना है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45, ठीक है, इसके फैक्टर बनाना। ठीक है, तो आप केवल ये देखिए कि आपको एडिशन करने पे 14 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 45 चाहिए, तो सीधा आपको दिख रहा होगा 9 और 5, ठीक है। 9 5 जा 45, ठीक है, प्रोडक्शन वाला आसानी से बनता है, ठीक है। तो 9 और 5 को जब आप प्लस करेंगे तो 14 हो जाएंगे, और 9 5 जा 45, मतलब आपके फैक्टर क्या बने 9 और 5, ठीक है। अब आप साइन को देखिएगा कि आपको साइन काय का चाहिए, माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन चाहिए। इसका मतलब है कि जो आपने फैक्टर बनाए होंगे वो माइनस का ही 9 और माइनस का ही 5 बनाया होगा, तभी दोनों प्लस होके माइनस के आएंगे, और माइनस माइनस का प्रोडक्शन होके यहाँ प्लस के आएंगे, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यू आपकी काय की आ गई, माइनस का ही 9 आ गया और माइनस का ही 5 आ गया। तो फैक्टर क्या बनेंगे डायरेक्ट x माइनस 9 और x माइनस 5, ये आपके फैक्टर बन गए, ठीक है। जब वैल्यू निकालना आया करेगी तब भी अपन को ऐसे ही करना है कि वैल्यू निकालने की जब बात आएगी तो क्या करेंगे कि जो भी आपने फैक्टर बनाया उसका अपोजिट साइन आपका आंसर होगा। जैसे अगर मान के चले इसमें x की वैल्यू निकालनी होती तो x की वैल्यू कितनी आती है आपकी, प्लस के 9 और प्लस का ही 5, ठीक है, वहां भी अपन डायरेक्ट करेंगे। और बैंक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको दो एक्सप्रेशन दे देता है, एक x की एक y की, और फिर आपसे पूछता है कि x ग्रेटर है या y ग्रेटर है या दोनों इक्वल है,
तो उस तरह के क्वेश्चन अपन अलग से करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बनेंगे यहीं से, तो वहां पर अपन डायरेक्ट करा करेंगे पहले। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब इसमें से देखिए कि अभी जो अपन ने क्वेश्चन करे यहाँ से नहीं बनते हैं क्वेश्चन, मैंने इसका कॉन्सेप्ट बेसिक बताया। ठीक है, अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे वहां बीच बीच में जरूरत पड़ेगी, और जे वाला जो अपन ने करा ये बैंक में आपको आएगा, तो वो उसका पोर्शन अलग है, तो उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। मेन क्वेश्चन अपन एसएससी के अब कर रहे हैं कि फैक्टर बनाना आपको। जैसे मान के चलिए x की पावर 5 माइनस एक्स। ठीक है, आपको इसके फैक्टर बनाना है। ठीक है, तो क्या करिए कि सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, x कॉमन ले लिया। जब आपने x कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचेगा, x की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब पावर 4 का तो आपको कोई फार्मूला होता नहीं है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर पे स्क्वायर, और इसको भी क्या लिख दिया अपन ने, 1 का स्क्वायर। और जब आपने ऐसा लिखा तो अपने पास एक्सप्रेशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब प्लस वाला तो आपका कोई फार्मूला नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं होता, लेकिन ये और टूट सकता है। ठीक है, इसको अपन ने 1 को क्या लिख दिया दोबारा, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे दोबारा आप एक्सप्रेशन लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके फैक्टर क्या बन जाएंगे, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1। इसके फैक्टर बनाने सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इस एक्स का इधर प्रोडक्शन कर देते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस एक्स अपॉन ए प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों से आपको दिख रहा होगा कि x कॉमन आ रहा है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो अपन ने x कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बच गया, x माइनस ए। इन दोनों में से भी अपन क्या करते हैं कि 1 अपॉन ए कॉमन ले लिया। ठीक है, इन दोनों में से। ठीक है, अब देखिए x अपॉन ए में से जब आप 1 अपॉन ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x। ठीक है, अब जनरली देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, कि आपने डिवाइड किया है, आपने क्या किया, 1 में 1 अपॉन ए से डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए यहां पर क्या बचेगा, जब आप 1 में से 1 अपॉन ए कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच रहा है, पहले तो प्लस कॉमन आ गया माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास ए। कॉमन ले भी डिवाइड करना कि आपने 1 में से 1 अपॉन ए कॉमन ले लिया, तो ये देखिए उठ के ऊपर। ठीक है, या फिर आप इसका प्रोडक्शन करके भी देखेंगे, तो जैसे ही आप 1 अपॉन ए का 1 अपॉन ए में प्रोडक्शन करेंगे तो क्या जाएगा, वापस ए आ जाएगा। ऐसा करने से देखिए कि x माइनस ए इधर भी है और x माइनस ए इधर भी है, तो वो x माइनस ए आप कॉमन ले लीजिए। तो जहां से क्या बचा आपके पास x, जहां से क्या बचा आपके पास, ये आपके फैक्टर बन गया।
बता दीजिए थोड़ा, कॉमन लेना जी वाला 1/A। देखिए क्या करते हैं कि अपन को जहां से कॉमन लेना था और आपको जो दिख रहा है कि जहां से अपन को x चाहिए, तो जहां भी किसी तरीके से अपने पास x बचना चाहिए, तो अपन ने क्या किया कि ये वाला a खत्म करना था अपन को। a खत्म करने के लिए अपन ने क्या किया कि 1/A कॉमन ले लिया यहाँ से पूरी इक्वेशन में से। ठीक है, तो यहाँ से तो आसानी से आ गया कि x/a में से जब आपने 1/a कॉमन लिया तो यहाँ तो x बचा। ठीक है, लेकिन 1 में से 1/a कॉमन लिया अपन ने, तो इसके लिए आप जी हमेशा ध्यान रखिए कि कॉमन लेने का मतलब ही डिवाइड करना। ठीक है, कि जब आपने 1 में से 1/a को कॉमन लिया है तो इसका मतलब क्या है कि आपने 1 में 1/a से डिवाइड करा है। ठीक है, और जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो 1/a है जो उठ के कैसे पहुंचेगा, ऐसे पहुंच जाएगा a/1। ठीक है, मतलब आपके पास जनरली क्या बचेगा, a बचेगा ये वाला, तो वो a है। ठीक है, या फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो 1/a का जैसे ही a में मल्टीप्लाई होगा तो ये बना जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 4x⁴ प्लस 7x² प्लस 16y⁴। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब देखिए प्लस में आपके पास फार्मूला नहीं, माइनस में तो अपन आसानी से कर देते, प्लस में आपके पास एक ही फार्मूला है स्क्वायर में, और वो है a+b²। ठीक है, अगर आप इसका फैक्टर बनाना चाहते हैं तो आपको किसी तरीके से इसको a+b² में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो देखिए इस जे भी आपको दिख रहा है किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, और जे भी है 7 है नहीं। ठीक है, तो अब देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2x² पे स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4y² पे स्क्वायर। ठीक है, आपका क्या बन गया, a² प्लस b²। ठीक है, आपका फार्मूला क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो प्लस 2a। ठीक है, जो अपन ने फार्मूले के अनुसार सेट कर दिया। ठीक है, आपका फार्मूला क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 4×2 = 8, 8×2 = 16। ये कितना आ रहा है, 16 आ रहा है कितना आपके पास, केवल 7 है। ठीक है, 16 आ रहा है, अपन ने फार्मूला सेट करने के लिए 16 लिख तो दिया, लेकिन 16 आपके पास है नहीं, आपके पास केवल कितना है, कितना बढ़ा के लिखा आपने, तो 9 बढ़ा के लिखा है। ठीक है, 9 बढ़ाकर लिखा है, तो आपको क्या करना होगा, बैलेंस भी करना होगा। तो जब आपने 9 बढ़ाकर लिखा है तो आप इसमें से क्या करिए, 9 माइनस भी करिए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वापस दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से देखिए जहां तक तो आपका फॉर्मूला बन गया 2x² प्लस 4y² पे होल स्क्वायर, और जहां पर आपके पास का आ गया 9xy को आप ऐसा लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दोबारा आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा a है, ये b है, तो दोबारा आपका फार्मूला लग रहा है a² माइनस b², और a² माइनस b² का फार्मूला क्या, तो a+b इंटू a-b। दोबारा लिख दीजिए, तो 2x² प्लस 4y² प्लस 3xy और 2x² प्लस 4y² माइनस 3xy, ये आपके फैक्टर।
जी ठीक है, ऐसे ही एक और देखें ना, ठीक है, इसके फैक्टर बनाना है। अब देखिए यहाँ माइनस होता तो बहुत आसानी से अपन कर देते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सेट हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है, और प्लस में है मतलब आपको किसी तरीके से इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनाना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं कि आप इसके फैक्टर बना लें, ठीक है। तो इसमें भी देखिए सेम वही रूल अपन अप्लाई करेंगे जो इसमें करा था, कि आप क्या करिए कि जो x की पावर 4 है इसको लिख दीजिए x स्क्वायर का स्क्वायर, 64 को आप क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन गया, ठीक है। क्या चाहिए 2ab, तो प्लस का 2 मन से लिख रहे हैं, ठीक है, ए और ये अपन ने मन से लिखा है, आपके इसमें था ही नहीं, ये केवल फार्मूला बनाने के लिए अपन ने ये मन से लिख दिया, ठीक है। कितना ऐड करा, तो 16x स्क्वायर आपने ऐड करा हुआ है। जब आपने 16x स्क्वायर ऐड करा है तो आप 16x स्क्वायर इसमें से माइनस भी कर दीजिए। ऐसा करने से देखिए आपका फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, काय का फार्मूला है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 16 को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो आपका a है जो b है, तो दोबारा फार्मूला अप्लाई करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x, ये आपके फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15y और माइनस 6, ठीक, इसके फैक्टर बनाने। ठीक, सबसे पहले देखिए अपन क्या करते हैं कि ये 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर का कुछ नहीं किया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 5 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या बचेगा 2x माइनस 3y और ये कितने हैं माइनस के 6, ठीक है। तो जनरली ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है, आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो अपन देखिए क्या करते हैं कि 2x माइनस 3y की जगह अपन p रखते हैं, तो जहां भी आपके पास 2x माइनस 3y इस एक्सप्रेशन में है उसकी जगह अपन p लिखेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6, ठीक, बन गई क्वाड्रेटिक। अब अपन ने तो तोड़ना सीख ही लिया है कि आपको 5 को ऐसे तोड़ना है कि प्रोडक्शन करने पे क्या आ जाए 6 आ जाए। कैसे तोड़ेंगे जी, प्रोडक्शन करने पे प्रोडक्शन जी, हाँ 3 और 2, देखिए 3 और 2 से गड़बड़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर आप 3 और 2 को करेंगे तो दोनों को माइनस का रखना होगा तभी वो प्लस होगा, तो -3 -2 करेंगे तो ये तो आ जाएंगे, लेकिन जब माइनस का 3 माइनस का 2 करेंगे तो ये 6 प्लस के आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 2 से तो नहीं होगा, 6 1 से बनाइए, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक। अब माइनस का किसको रखेंगे आप, बड़ी वैल्यू को, क्योंकि आपको 5 माइनस का चाहिए
तो 6 माइनस का होगा और 1 प्लस का होगा। तो आपके फैक्टर क्या बनेंगे, p माइनस 6 और p प्लस 1 हो गया। अगर ये ध्यान रखिएगा, अगर ये प्लस का होता तो फिर क्या करते कि इसको प्लस का रखते, उसको माइनस। अब p की जगह जो वैल्यू थी आपकी वो रख दीजिए, तो 2x माइनस 3y माइनस 6 और 2x माइनस 3y, ये आपके फैक्टर। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन लगभग कंप्लीट है। थोड़ा सा होमवर्क लिखिए, फिर अपन इनका यूज करेंगे सिंप्लीफाई। आपका क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में बनता है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको अपन कल करेंगे। ठीक है, होमवर्क लिखिए थोड़ा सा।